नमस्कार, मैं गीतांजलि वर्मा, असिस्टेंट प्रोफेसर ड्राइंग एंड पेंटिंग, एसएमएम गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज भीलवाड़ा। आज के इस वीडियो में हम बीए पार्ट 3 के थ्योरी पेपर में प्रसिद्ध रोमांसवादी चित्रकार फ्रांसिस्को गोया के बारे में अध्ययन करेंगे। गोया दावी के समकालीन थे, किंतु उन्होंने अपने कलात्मक व्यक्तित्व की आवश्यकता के सामने कला के नियमों को ठुकरा दिया। उनकी कल्पना शक्ति में जागरूकता थी। उनके काल्पनिक चित्र भी सृष्टि के साथ गहरा संबंध रखते हैं और उनमें जीवन के कुछ सत्य की निर्भीक आलोचना है। कला के इतिहास में ऐसा अन्य जिंदा दिल कलाकार शायद ही हुआ होगा जिसने साथ परिस्थितियों के प्रति सचेत होकर साहस के साथ संसार की दुष्ट शक्तियों के साथ कड़ा मुकाबला किया है। अतः अन्य रोमांसवादी कलाकारों और गोया में जमीन आसमान का अंतर रहा है। यद्यपि असामान्य कल्पना शक्ति के कारण उनकी रोमांसवादी कलाकारों में गणना की जाती है, कुछ यथार्थवादी कलाकारों की भांति गोया वास्तव सृष्टि के मात्र बाह्य सौंदर्य से लुब्ध होकर संतुष्ट नहीं हुए, बल्कि उन्होंने अपनी अंतर्भेदी प्रतिभा से जीवन की बुराइयों का पर्दाफाश किया। गोया का जन्म एक निर्धन किसान परिवार में स्पेन के आरागोन प्रांत के एक गांव में हुआ। अन्य किसान बच्चों की तरह उनको सुबह से शाम तक खेत में परिश्रम करना पड़ता था। इस समय वह जली हुई लकड़ियों से, जिसे हम चारकोल के तौर पर जानते हैं, पत्थरों और चट्टानों पर रेखाचित्र बनाते थे। इस छोटे बच्चे की कुशलता को देखकर गांव वालों ने उनको गिरजाघर की वेदी पर लटकाने के पट को चित्रित करने का काम सौंपा। आयु के 14वें वर्ष में एक धनिक सज्जन ने अपने खर्चे से गोया को कला का अध्ययन करने के लिए सारागोसा शहर भेज दिया। वह सारा दिन चित्र बनाने में और रात नशा और नृत्य करने में तथा छुट्टी का दिन तलवार का खेल और सांडों से लड़ाई करने में बिताते। वे आवारा लड़कों की तरह टोली के नेता थे। वह दूसरी टोली की लड़ाई में कुछ लड़कों के मर जाने से उन्हें मैड्रिड भागना पड़ा। वहाँ से वे इटली गए। इटली से स्पेन के लोगों के जीवन पर चित्र बनाकर सस्ते में बेचने लगे। कुछ समय वे इटली के पार्मा शहर में रहे, जहाँ उनको वहाँ की कला संस्था का पुरस्कार प्राप्त हुआ। कुछ समय बाद वे स्पेन जो कि उनकी मातृभूमि थी, वहाँ लौटे और आरागोन में रहने लगे। उनका एक ख्यातनाम चित्रकार की भगिनी से विवाह संपन्न हुआ। वह उनको दीवारों व पर्दों की राजकीय निर्माणशाला में चित्रकार की नौकरी मिली। उन्होंने दीवारों व पर्दों पर अप्सराओं और देवताओं की जगह समकालीन स्पेन के लोगों के जीवन को चित्रित करना आरंभ किया। रेखाओं से बनाए गए रूढ़िबद्ध आकारों की जगह उन्होंने ठोस आकारों को गहरे रंगों से अंकित करके दीवार तथा पर्दों को अलंकृत किया। अब तक गोया अपनी शैली का पूर्ण विकास कर चुके थे और उनको भित्ति चित्रण, व्यक्ति चित्रण, गिरजाघर का अलंकरण आदि का काम करने के लिए दिया जाने लगा। गोया ने स्पेन की राजधानी बार्सिलोना को अपना कार्यक्षेत्र बनाया। गोया अब ख्याति प्राप्त चित्रकार हो गए थे तथा उनको राजाश्रय की आवश्यकता नहीं थी। गोया स्पेन की कला संस्था के अध्यक्ष बन गए। स्पेन के राजा चार्ल्स तृतीय की मृत्यु के बाद गोया की दरबारी चित्रकार के रूप में नियुक्ति हुई। इस समय सत्ताधारी वर्ग के भ्रष्टाचार व अनीतिमय जीवन एवं जनता की विपन्नावस्था चरम सीमा तक पहुंच गई थी। गोया समाज के सभी स्तरों की परिस्थितियां देख चुके थे और अब से उन्होंने जो चित्र बनाए उनमें उनकी असाधारण प्रतिभा और श्रेष्ठ व्यक्तित्व का परिणाम दिखने लगा था। गोया ने राजा व संपन्न वर्ग के लोगों के जो व्यक्ति चित्र बनाए उनमें उन व्यक्तियों की विलासितापूर्ण प्रवृत्ति और मूर्खता की ओर स्पष्ट संकेत किया है। राजा चार्ल्स चतुर्थ के परिवार का सामूहिक व्यक्ति चित्रण इस उदाहरण है। इस चित्र का दृश्य रूप हम वीडियो में आगे देखेंगे। इस चित्र में राजा व राज परिवार के सदस्यों को खुश करने का जरा भी प्रयास नहीं है, बल्कि व्यभिचारी व बदसूरत रानी तथा बुद्धिहीन सदस्यों के चेहरे पर यथार्थ भावों को चित्रित करके गोया ने इसे चिरकाल के लिए बदनाम कर दिया है। किंतु इस चित्र से गोया की निंदा होने की बजाय धनिक वर्ग में गोया से व्यक्ति चित्र बनवाने की स्पर्धा शुरू हो गई। समाज की प्रसिद्ध महिलाएं गोया से व्यक्ति चित्र बनवाना प्रतिष्ठा और आत्मसम्मान की बात मानती थी। गोया के बनाए आल्बा की बेगम के 2 व्यक्ति चित्र, एक सवस्त्र व दूसरा निर्वस्त्र, कला के इतिहास में प्रसिद्ध हैं।
स्त्री शरीर की कोमलता का आकर्षण, चित्रण एवं मोहक रेखांकन की दृष्टि से ये चित्र बहुत ही सुंदर है। इस वीडियो में इतना ही, शेष भाग हम अगले वीडियो में जानेंगे। धन्यवाद।